स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हमने लास्ट में देखा था कि कार्बन अपना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है, कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ या तो अदर एलिमेंट के एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है वो हमने देखा था बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका शेयरिंग करके वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपको यहाँ पे ऐसे जो ये बॉक्स में दिया है ना वो देखते हैं हम। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहले तो एलोट्रोप्स है क्या? ठीक है, एलिमेंट एक ही है कार्बन, ठीक है, बट अलग अलग फॉर्म में मिलता है। जैसे कि डायमंड है वो पूरा कार्बन है, कोल है वो पूरा कार्बन है। पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट की, जिससे हम लिख सकते हैं ब्लैक कलर का, वो पूरा क्या है? कार्बन है, ग्रेफाइट। तो कोल भी कार्बन है, ग्रेफाइट की भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, पर तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, कि जो सेम एलिमेंट है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स बोलेंगे। ठीक है, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। देखो, डायमंड को आप हथौड़ा मार के तोड़ नहीं सकते। डायमंड होता है वो एकदम टफ मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है। जबकि ग्रेफाइट, पेंसिल की लीड को तो आप हाथ से भी ऐसे तोड़ सकते हो इजीली, और हथौड़ा मारोगे तो वो पाउडर बन जाएगा, इतना होता है। कोल भी सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, ये सब कुछ कार्बन ही। ठीक है, ग्रेफाइट, कोल, डायमंड, आप कुछ भी बोलो, सब कुछ बना सिर्फ कार्बन से ही है। दूसरा कोई एलिमेंट उसमें नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? कार्बन होगा। अगर वो एकदम क्लीन फॉर्म में है तो, ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज मिक्स है तो कोई अलग होगा। ठीक है, तो सब कुछ है कार्बन ही, पर फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग। जैसे कि कार्बन एकदम हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है। ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है। क्लियर? बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। बोला, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों किस में से बनता है? कार्बन एटम्स में से ही बनता है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। ये डिफरेंस मतलब कि डायमंड इतना हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ये डिफरेंस कहाँ से मिलता है? कार्बन जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से बंधे हैं? होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? कार्बन ही होंगे सारे। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधता है, या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधता है, या तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure. ठीक है, डायमंड में जो कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधेगा। ठीक है, जैसे कि ये एक कार्बन है, वो यहां से एक कार्बन के साथ दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन की वैलेंसी हमने 4 देखी थी। ठीक है, तो वो खुद 4 बॉन्ड बनाएगा ताकि उसकी 4 वैलेंसी यूज हो जाए। तो डायमंड में एक कार्बन एटम है, वो अनदर 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बंधेगा। क्लियर? ठीक है, बंधेगा और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। उसका फिगर यहाँ पे आपको दिया है। देखो, अब देखो, रेड डॉट्स जो दिए ना वो कार्बन एटम है, वो जो ब्लैक लाइंस दी है वो बॉन्डिंग है। आपको दिख रहा होगा कि हर एक रेड डॉट है वो बाकी के 4 रेड डॉट के साथ ब्लैक कलर की लाइन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि एक कार्बन एटम अनदर 4 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा है। ब्लैक लाइन कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहा है, और रेड जो डॉट्स दिख रहे हैं वो कार्बन एटम है।
ठीक है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा है। आया समझ में? ठीक है। नाउ इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। और ग्रेफाइट में क्या होता है पता है? एक कार्बन एटम है वो सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 4 कार्बन के साथ। कितने कार्बन? 4 कार्बन के साथ। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन है वो सिर्फ 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। जैसे कि ये एक कार्बन है, यहाँ पे एक, दूसरा और तीसरा, एक कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो 3 डायमेंशनल होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल, क्योंकि एक ऊपर गया, एक यहां से मानो कि ये एक कार्बन है, ठीक है, एक उसे ये बीच का कार्बन है, ठीक है, इसके साथ अनदर 4 जुड़ेंगे, एक यहाँ पे ऊपर, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। हो गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक ऊपर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया 3 डायमेंशनल। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में ये एक कार्बन है, ठीक है, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, उसे ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। एक प्लेन में वो 3 कार्बन को रख के एक से, सपोज कि यहाँ पे बीच में है, ठीक है, यहाँ पे बीच में है, तो एक को यहाँ से जोड़ लिया, एक को यहाँ से जोड़ लिया, एक को यहाँ से जोड़ लिया 3 कार्बन के साथ, तो एक प्लेन में ही रहा ना, उसे ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि डायमंड में एक ऊपर था तो वो 3 डायमेंशनल था, जबकि ग्रेफाइट में ओनली 2 डायमेंशनल प्लेन, एक प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशनल ही बनाता है और हेक्सागोनल एरे बनाएगा। कैसे? देखो, ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ गया, अब ये कार्बन भी 3 के साथ जुड़ना चाहिए ना, और एक कार्बन अनदर 3 के साथ जुड़ा होगा, और एक कार्बन अदर 3 के साथ जुड़ा होगा। कैसे? देखो, ये कार्बन है वो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, हो गया 3 इसका, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसका देखते हैं, ये एक तो यहां से मिल जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा आया, ठीक है। अब इसका देखते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसे हेक्सागोनल एरे बनाएगा। कैसे हेक्सागोन बनेगा? देखो, इसका देखते हैं हम, इसका, ठीक है, एक यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका देखते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये आया। देखो, ये था, ये 1, ये 2 और ये 3, बना हेक्सागोन। सारे ऐसे हेक्सागोन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, देखो, बनते हैं हेक्सागोन, ठीक है। तो एक हेक्सागोन का, कितने सारे हेक्सागोन का एक प्लेन बनेगा, नीचे दूसरा प्लेन होगा। 2 प्लेन एक दूसरे के साथ सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स से ही जुड़े हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, इसीलिए ग्रेफाइट से हम लिख सकते हैं। वहां से कार्बन जब हम लिखते हैं ना, तब लीड में से कार्बन सेपरेट होके हमारे पेपर पे आ जाएंगे, क्योंकि 2 जो हेक्सागोनल के प्लेन होंगे, बहुत सारे हेक्सागोन मिलके एक प्लेन बनाते हैं, नीचे ऐसे ही बहुत सारे हेक्सागोन मिलके दूसरा प्लेन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये बुक के 2 पेजेस समझ लो आप, वो प्लेन जैसा होता है, या तो समझ लो कि ये दोनों है हेक्सागोन के 2 अलग अलग प्लेन, ठीक है। ये एक प्लेन, ये ऊपर दूसरा प्लेन, ये जो दोनों प्लेन है एक दूसरे के साथ सिर्फ बहुत छोटे अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, इसीलिए जब हम लिखते हैं तब वो अट्रैक्शन फोर्स सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और जो कार्बन एटम्स थे वो हमारी बुक में अक्षर के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में हमें मिलेगा। आया समझ में? इसीलिए ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है, क्योंकि 2 लेयर के बीच का जो वीक अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो इजीली टूट सकता है और दोनों प्लेन्स सेपरेट हो सकते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट कैसा है? वीक, और वी कैन से सॉफ्ट है, इसीलिए हम उससे लिख पाते हैं। डायमंड से लिखने की कोशिश करो, टूटेगा, एक भी छोटा सा भी अलग नहीं होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल से एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं।
कैसे है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये कार्बन में चारे कार्बन को एक दूसरे के साथ जकड़ के रखा है। अब ये कार्बन भी दूसरे 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा ना, हर एक कार्बन 4 के साथ होगा। ये कार्बन का देखे तो एक तो यहाँ पे जोड़ लिया उसने, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। सीन ये कार्बन का एक यहाँ पे मिल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सोचो हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो अगर इसे सेपरेट होना हो तो चारों में से उसे सेपरेट होना पड़ेगा। आया समझ में? अगर इस कार्बन को यहाँ से निकलना है तो ये 4 बॉन्ड तोड़ के निकलना पड़ेगा, तो वो इजी होगा? नहीं होगा। इसीलिए कार्बन है वो एकदम हार्ड है, ठीक है। और ग्रेफाइट में तो लेयर एक दूसरे से वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, तो वो अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा, तो लेयर्स ही सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है। आया समझ में? ठीक है। नाउ वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड। और ये जो 3 बॉन्ड बनते हैं ना कार्बन, ये एक कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 में से कोई एक है वो डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट तो होनी चाहिए। तो 3 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो 3 वैलेंसी ही कंप्लीट होगी, चौथी जाएगी कहाँ पे? वो डबल बॉन्ड बना के अपने आप को कंप्लीट कर देगी। आया समझ में? ठीक है। तो ये जो 3 के साथ बनता है उसमें से एक क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्लियर? नाउ एंड thus the valency of carbon is satisfied। इसीलिए कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। ठीक है। ये जो हेक्सागोनल एरेज का जो प्लेन बना था वो प्लेन एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जाते हैं वीक अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है। तो ये लेयर्स एक दूसरे के साथ, प्लेन से एक दूसरे के साथ जुड़ के पूरा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हेक्सागोन का 1 एरे, नीचे हेक्सागोन का दूसरा एरे, दोनों के बीच में आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है। दैट इज वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 प्लेन्स ऑफ हेक्सागोनल एरे। क्लियर? ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको दिखाया है, देखो डायमंड है वो रिंग्स में यूज, मतलब कि ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, और ग्रेफाइट लिखने के लिए। क्लियर? नाउ these 2 different structures result in diamond and graphite। ये दोनों स्ट्रक्चर से हमें मिलता है 4 कार्बन जुड़े होंगे तो डायमंड बनता है, और 3 जुड़े होंगे तो ग्रेफाइट बनता है। क्लियर? नाउ हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। ठीक है। ओनली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही डिफरेंस होगा, दोनों बने हैं कार्बन में से ही, और कुछ नहीं होगा। इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा कि डायमंड है वो एकदम लस्ट्रस, मतलब कि शाइनी है, जबकि ग्रेफाइट है वो डल ब्लैक कलर का है। ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट मटेरियल है, डायमंड है वो हार्ड मटेरियल है। ठीक है। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। दोनों केमिकल रिएक्शन तो सेम ही देंगे, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम्स ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ सकता। एक टाइप का एटम 2 जगह पे 2 अलग अलग रिएक्शन नहीं दे सकता। क्लियर? ठीक है। नाउ डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड माना जाता है डायमंड को। ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। स्मूथ एंड स्लिपरी मतलब कि एकदम, आप अगर कोई ग्रेफाइट का अगर कहीं पे पाउडर गिरा हो, उसके ऊपर पैर चप्पल रख के चलने की ट्राई करना, आपका पैर फिसलेगा, वो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने चैप्टर नंबर 3 में नॉन मेटल्स पढ़ा था, तब हमने देखा था कि नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट है वो एक क्या है, अलग है, कि ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बाकी सारी जो नॉन मेटल है दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है। तो ये एक नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है। क्लियर? नाउ जबकि डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, बट ग्रेफाइट है। ठीक है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम डायमंड बना सकते हैं फिजिकली, आर्टिफिशियल डायमंड्स बना सकते हैं। नेचुरल डायमंड तो नेचर में से, अर्थ क्रस्ट में से मिलते ही है। ठीक है। बट अगर हम नेचुरल डायमंड बनाना चाहे, नेचुरल डायमंड जैसा ही आर्टिफिशियल डायमंड बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं।
ठीक है। प्योर कार्बन को, सिर्फ कार्बन होना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। प्योर कार्बन को एकदम हाई प्रेशर और टेम्परेचर देके हम उसे डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। नेचुरल डायमंड्स हमें नेचर में से बड़े बड़े भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, तो रोक गए जैसे बड़े भी मिल सकते हैं, उसे काट के छोटे छोटे बनाए जाते हैं। जबकि ये जो सिंथेटिक मतलब कि आर्टिफिशियल डायमंड हम बनाते हैं ना, वो हम ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि इतने सारे बॉन्डिंग्स हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, तो हम छोटे छोटे डायमंड बनाते हैं। आर्टिफिशियली सिर्फ छोटे छोटे डायमंड ही मिल सकते हैं, बट अगर बनाने के बाद दोनों को साथ में रखो ना, तो वो डिस्टिंग्विश करना इजी नहीं होता, नेचुरल जैसा ही लगता है, ठीक है। इट इज क्या लिखा है, हाँ, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल, दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। सेम वैसा ही हम बना सकते हैं, जिसे हम सिंथेटिक डायमंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। फुलरीन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स है ना, वैसे तीसरा एलोट्रोप है फुलरीन्स, ठीक है। फुलरीन्स की फिगर आपको यहाँ पे दी है, देखो बॉल जैसा, वॉलीबॉल जैसा बनाता है, ठीक है। इसमें भी एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच होता है? 3। आप देखो यहाँ पे जो डॉट्स दिए है ना फुलरीन में, वो 3 बॉन्ड से बंधा होगा, देखो दैट मीन्स कि एक कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 व्हिच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। फुटबॉल के जैसे उसमें कार्बन शेप थे। जब पहला डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में तो बहुत टाइम से सबको पता था, पर फुलरीन जब नया नया सबने देखा, थोड़े साल पहले ही उसका रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो जब फुलरीन सबसे पहले देखा ना, तो फुलरीन है वो C60 था, मतलब कि 60 कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़े थे। C60 का मतलब क्या होता है? 60 कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ फुटबॉल के जैसे शेप में जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसमें एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। वैसे 60 कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के फुटबॉल जैसा शेप बना हुआ था, ठीक है। सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन्ड बाय द US आर्किटेक्ट बुकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन। ये नेचुरली नहीं मिला था, सिंथेटिकली मिला था, ठीक है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है वो कार्बन के नेचुरल एलोट्रोप है, जबकि फुलरीन है वो नेचुरल नहीं है, वो लेबोरेटरी में बनाया गया था, वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। फुलरीन जो कार्बन का एलोट्रोप है वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, क्लियर। वो नेचुरल एलोट्रोप नहीं है। नेचुरली कार्बन के 2 एलोट्रोप मिलते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तीसरा है फुलरीन, वो लेबोरेटरी में सिंथेटिकली बनाया गया था। 60 कार्बन के एटम्स को एक दूसरे के साथ, एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जोड़ के ऐसा 60 कार्बन का एक शेप बनाया गया था फुटबॉल जैसा, ठीक है। और वो सबसे पहले किसने बनाया था? US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। उसके नाम के ऊपर से उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया फुलरीन। क्या नाम दिया गया उसे? फुलरीन, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्लियर। नाउ अब हम देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन वर्सेटाइल है, इजीली सबके साथ जुड़ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, गेन या लूज नहीं करता, बट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो शेयर करके अदर एटम के साथ इजीली वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं वर्सेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। Versatile nature of carbon. We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds.
ठीक है, कैसे बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमने देखा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, क्लोरीन में। ठीक है, फिर मीथेन हमने देखा था, CH3 याद हो तो। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं वो हमने देखा था। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। सबसे सिंपल कार्बन का कंपाउंड है मीथेन, उसका भी हमने स्ट्रक्चर देखा था। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सो हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। हमने एक टेबल देखा था ना, अदर थिंग्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर थिंग, ग्लास और क्ले में से बनी, ऐसा हमने देखा था। तो हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो कार्बन में से बनती है, मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट कार्बन होगा। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions। ठीक है, कार्बन के साथ अलग अलग एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ के, कार्बन के साथ अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ के हमें बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स मिल सकते हैं। मिलियंस ऑफ नंबर्स में ऐसे कंपाउंड है, जैसे कि मीथेन एक कंपाउंड, इथेन दूसरा कंपाउंड, प्रोपेन तीसरा कंपाउंड, ब्यूटेन चौथा कंपाउंड, पेंटेन पांचवा कंपाउंड। ऐसे तो मिलियंस अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो हम कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के जोड़ सकते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ ऐसे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि देखो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, सारे एलिमेंट ऐसा नहीं बना सकते। अपने हिसाब से सिर्फ वो थोड़े बहुत ही गिन के 50 जैसे कंपाउंड बना सकते हैं अलग अलग दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के। बट कार्बन एक ऐसा है कि जो अलग अलग कितने एलिमेंट के साथ अलग अलग तरह से जुड़ के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। बाकी कोई भी एलिमेंट के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? नाउ these outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together। ठीक है, इसका यूज करके अलग जो एलिमेंट से अलग जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको जोड़ के भी हम नए कंपाउंड कार्बन में से बना सकते हैं। Why is it that this property is seen in carbon and no other element? तो ऐसा क्यों है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में देखी जाती है और कोई एलिमेंट में नहीं, क्यों? ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, रीजन कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, पर कार्बन वर्सेटाइल नेचर वाला है क्यों, उसका भी कोई रीजन होना चाहिए ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, नाउ the nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds। ठीक है, कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ जुड़ के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन, 2 अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से कार्बन अपना वर्सेटाइल नेचर दिखाता है। ठीक है, बट वो जो 2 फैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है।